विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय चल रहा है 14 जो जनसंख्या संरचना से संबंधित, जिसमें हम लिंगानुपात, जनसंख्या वर्ग, साक्षरता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको पता होगा हमारे भारत का लिंगानुपात 940 वैसे 943 आपकी किताब में दे रखा है। साक्षरता हमने पढ़ ली 74.01 यानी 73% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद में आयु संरचना पढ़ी थी हमने। आयु वर्ग 3 प्रकार का था, 15 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 59 से ऊपर। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। साक्षरता पढ़ी थी कितनी किसकी है। अब बात आती है भाषाई वर्ग। भाषाई वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाओं को प्रधानता देते हुए विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, वैसे किया गया। वैसे हमारा भारत क्या है, हम पॉलिटिकल में पढ़ चुके, पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सब धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म को अपनाने का अधिकार है। तो लेकिन भाषाई वर्ग अलग अलग होते हैं, कितने भाषा के कौन से लोग रहते हैं उनकी गणना भी जरूरी होती है। इसे विभिन्न भाषाओं के भौगोलिक वितरण को एक नया प्रारूप मिला। भारत एक भाषाई विविधता का देश है। भाषाई विविधता का देश का मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा के लोग रहते हैं। विदेशी विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार देश में 1903 से 1928 तक हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 197 भाषाएं तथा 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। 197 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने 1018 विभिन्न भाषाओं और बोलियों के बारे में पता लगाया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित है। अनुसूचित का मतलब जो हमारी, आपको पता है हमने पढ़े थे कितनी अनुसूची पढ़ी थी ना। तो अनुसूची कितनी, 12 अनुसूची थी। उसमें एक अनुसूची थी जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था, आपको याद होगा तो। ठीक है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था। तो यहाँ देखिए, भारतीय संविधान को उनकी बोली व उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से देखो, इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, साइनो तिब्बतन और ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। देश की 98% जो भाषाएं वह प्रथम 2 समूहों से संबंध रखती है। कौन कौन सी, इंडो यूरोपियन और द्राविडियन। समय के साथ साथ इन भाषाओं के सापेक्षिक महत्व में परिवर्तन होता रहा है। यानी जैसे जैसे समय आया, जैसे युग आया, वैसे वैसे जिसकी ज़्यादा मांग थी उसमें परिवर्तन आता रहा। 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासकीय भाषा का पद प्राप्त था। 9वीं शताब्दी तक तो संस्कृत भाषा ही थी और कोई भाषा जानते नहीं थे लोग। परंतु आज यह भाषा उत्तर भारत में तो न के बराबर व्यवहार में आती है। क्या, बहुत कम। संस्कृत का प्रचलन बहुत कम हो गया, लोग पंजाबी वगैरह उर्दू वगैरह पढ़ने लगे। यद्यपि यह सत्य है कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है ना। स्टार्ट सबसे पहले संस्कृत ही होती है, उसके बाद में दूसरी भाषाएं आती है। मुस्लिम काल में उर्दू व फारसी भाषाओं को महत्व प्राप्त हुआ। मुस्लिम काल जैसे मुगल काल कह सकते हैं आप, 10वीं क्लास में भी पढ़ के, मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है वहाँ पे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में फारसी और उर्दू भाषा के स्थान पर सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने, यानी ईसाइयों की जो भाषा थी वो प्रयोग करने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भारत की लोकप्रिय भाषा के रूप में और राष्ट्रभाषा के रूप में देश के अधिकांश भागों में बोली व समझी जाती। अब हमारा राज्य राजस्थान है, क्या आप बता सकते हो भारत में कौन सी भाषा, राजस्थान में कौन सी भाषा बोल सकती, पता है क्या आपको? ध्यान रखना, हिंदी भाषा है हमारी। वैसे हम बागड़ी राजस्थानी बोलते हैं राजस्थानी, लेकिन वास्तविकता से हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। लेकिन जल्दी अगर संविधान की अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल होगी ना तो फिर हमारी राजस्थानी हो जाएगी। ठीक है, तो विश्व में अंग्रेजी व चीनी मंदारित भाषा के बाद तीसरी भाषा हिंदी है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, फिर मंदारित ये चीन में है, और फिर
3 नंबर पे हिंदी बोली जाती है, जो 337.3 मिलियन जनसंख्या की भाषा है, यानी 3 अरब के आसपास। देश की अन्य भाषाओं में बंगाली 8.3% है, बंगाली। तेलुगु 7.87% है, मराठी 7.45% है, तमिल 6.32% है, उर्दू 5.18% है, गुजराती 4.85 है, लोगों द्वारा बोली जाती है। क्योंकि देखो, बंगाली बंगाल की तरफ, तेलुगु ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ, मराठी महाराष्ट्र में, तमिल तमिलनाडु में, उर्दू उर्दू आपके कुछ नागालैंड में, कुछ जम्मू कश्मीर में है, गुजराती गुजरात में, ठीक है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। देश में अन्य भाषाओं में कन्नड़, जैसे कर्नाटक में 3.91%, मलयालम केरल में, लक्षद्वीप में 3.62, उड़िया उड़ीसा में 3.35, पंजाबी पंजाब में 2.79, कुछ हमारे राजस्थान में है। असमी असम में 1.56% जनसंख्या की भाषा है। देश में 1% से भी कम जनसंख्याई भाषाओं में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत और नेपाली, यानी नेपाल के आसपास ये बोलते हैं, कोई संस्कृत बहुत कम है, इधर उधर कोई विद्वान है वो बोलते हैं मणिपुरी, मणिपुर वाले, कोंकणी, कोंकण जो गोवा के आसपास है, और सिंधी, ये सिंधी तो सारे क्षेत्र में है। भाषाओं की प्रधानता के आधार पर गठित राज्यों में हालांकि एक प्रमुख भाषा की जनसंख्या की बहुलता है, लेकिन उन राज्यों में भी अन्य भाषाओं के लोग अपनी प्रभावी उपस्थिति रखते हैं। जैसे केरल में तमिल, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में उर्दू, राज्यों में अन्य भाषाओं के लोग भी उल्लेखनीय उपस्थित रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे राज्यों में भी, तो जैसे केरल में मलयालम है, लेकिन वहाँ तमिल के भी लोग लेते हैं, तमिलनाडु में तमिल है, लेकिन फिर भी तेलुगु के लोग तो रहते हैं। अपने राजस्थान में भी एक ही थोड़ी है, राजस्थान में सारे हिंदी बोलने वाले थोड़ी है, बहुत है, पंजाबी वाले अलग है, अंग्रेजी वाले भी हैं, सारे भाषा वाले। वर्तमान में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया जाता है। आपको पता है, अपने जितने भी काम होते हैं या तो हिंदी में होते हैं या अंग्रेजी में होते हैं, दो ही भाषा है। हिंदी अभाषी राज्यों के लिए, विशेषकर दक्षिण भारत में, अंग्रेजी अपना विशेष महत्व रखती है। भाषा किसी भी नृ जातीय समूह की पहचान का मुख्य संकेत है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वाले हैं 48.69 करोड़ लोग, यानी कुल का 40.42% मातृभाषा है। प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अब ये देखिए, धार्मिक संरचना। भारतीय जनजीवन और जनसंख्या की प्रमुख विशेषता धार्मिक संरचना का होना है। इसका समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देता है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली रहा है। हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख धर्म इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित होकर विश्व के विभिन्न देशों में फैले हैं। बौद्ध धर्म आप जानते हो, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म आप जानते हो महावीर स्वामी, सिख धर्म गुरु नानक देव जी, और हिंदू सनातन धर्म है। आज भी भारत में सबसे प्रमुख धर्म हिंदू है, जिसका जन्म वैदिक काल से पूर्व का माना जाता है। इसी आधार पर भारत को हिंदुस्तान का नाम भी दिया जाता है। भारत में जनसंख्या के धार्मिक संगठन में बड़े स्तर पर परिवर्तन आए। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था ना, के कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरित हुआ, और इसका प्रभाव यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर पड़ा। विभाजन से पहले इस उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या का 66.5% हिंदू और 23.7% मुस्लिम जनसंख्या थी। विभाजन के बाद यह अनुपात क्रमशः 84.1 और 9.8 रह गया। 1951 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि इस वर्ष के पश्चात हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में घटा है और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। 1961 में हिंदू जनसंख्या 83.4% थी, जो 2001 में घटकर 80.5% रह गई, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम जनसंख्या 10.7 से बढ़कर 13.4 पहुंच गई। सारणी 14.8 में भारत की जनसंख्या की धार्मिक संरचना प्रदर्शित की गई है। ये देख सकते हो आप। हिंदू 61 में 83 थे, फिर 82, 82, 82, 82 और 79.56 हो गए, लगातार घट रहे हैं। लेकिन मुस्लिम देखो 10, 11, 11, 11, 11, 13 और 14 पे पहुंच गए। ईसाई टोटल 2.36 है, सिख
1.74, बौद्ध 0.77, जैन 0.41 और अन्य 0.85 है। भारत में वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 79.56% भाग हिंदू धर्मावलंबी है। देश में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, देखो 95% तक हिंदू है। सर्वाधिक ग्रामीण इलाका भी हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक गांव उत्तर प्रदेश में, बताया था ना मैंने। जबकि और मिजोरम में 3.55% थी, सबसे कम हिंदू है। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में 14.31% मुस्लिम शब्दावली है, यानी धर्मावली है। इसका सर्वाधिक केंद्र लक्षद्वीप में 94% मुसलमान है। जम्मू कश्मीर में 66% तक है। सबसे कम मिजोरम में 1.14%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुसलमान जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान आता है उसके बाद में। प्रजातीय नृतात्वीय संगठन। भारतीय जनसंख्या में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही। इसी कारण वर्तमान जनसंख्या उन लोगों का समूह है जो विभिन्न प्रजातीय पृष्ठभूमि के कारण विभिन्नता रखते हैं। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थान है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा के अनुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत था। नई खोजों के आधार पर यह निश्चित है कि मानव के पूर्वजों का आदि उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश है। शिवालिक हिमालय वाला क्षेत्र है ना, और बाद में यह उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ओक्सोस प्रदेश तक फैल गए। तिब्बत जो चीन के कब्जे में हुआ क्षेत्र है, ओक्साई चीन। भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानवों के जीवाश्म प्राप्त हुए। इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि मानव के मूल पूर्वजों का उद्गम क्षेत्र शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश रहा है। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती है। अनेक विद्वानों ने भारत की मानव प्रजातियों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। प्रोफेसर हेडन, D.N. मजूमदार, B.S. गुहा, हर्बर्ट रिजले, S.E. हेडन मुख्य में भारतीय नेतृत्व शास्त्री B.S. गुहा ने 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। पहले निग्रिटो, ये भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं, परंतु कुछ पश्चिमी विद्वानों के अनुसार ये प्रजाति अफ्रीका से भारत आकर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूभाग के घने जंगलों में रहने लगी। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। इनका सिर छोटा किंतु ललाट उभरा हुआ होता है। इनके बाल सुंदर और ऊन जैसे होते हैं। ये लोग काले रंग में काले होते हैं। सिर की बनावट गोल व मध्यम होती है। चेहरा छोटा होता है, नाक चपटी होती है और चौड़ी होती है, होठ मोटे और मुड़े होते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के जो लोग हैं उनकी विशेषताएं ध्यान रखना। वर्तमान में इनकी उपस्थिति भारत में बिखरे हुए रूप में मिलती है, विशेषकर उत्तर पूर्व के अंगामी, नागा और झारखंड की बाडगी जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखती हैं। दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है, परंतु प्रोफेसर हटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए बताते हैं। जो भूमध्य सागर है ना, वो वर्तमान में इसकी उपस्थिति मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी भागों वनों में मिलती है। इनके बाल घुंघराले, होठ मुड़े होते हैं, नाटे कद के लोग गहरे भूरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया। मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल भी इन्हीं के वंशज है। फिर है मंगोलाइड। इनका आगमन चीन व मंगोलिया से माना जाता है। भारत से इधर चीन के पास मंगोलिया देश है ना, इन्हीं क्षेत्रों से आकर ये प्रजाति लद्दाख, सिक्किम, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मिलती है। इनका मुंह होता है चपटा, गाल की हड्डियां उभरी हुई, आंखें बादाम की आकृति की होती है। इस समूह के दो उपभाग है, पूर्व मोंगोलाइड और तिब्बती मोंगोलाइड। फिर भूमध्य सागरीय से जो आए, इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र अथवा दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इस प्रजाति समूह के भी 3 उपसमूह हैं, पूर्व भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्व भूमध्य सागरीय। चौड़े सिर वाले पश्चिमी प्रजाति। भारत में पश्चिम से आकर इस प्रजाति के 3 समूह एल्पिनोइड, डिनारिक, आर्मेनोइड समूह के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर बस गए। और नार्डिक, यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई और ईसा के दूसरी शताब्दी में देश के उत्तरी पश्चिम भागों में
बस के तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताइए। यानी ये जातियाँ थी और ये भारत में आके बस गई। तो याद करें इनको। देखो भारत की संथाल जनजातियाँ संबंधित है, अभी आया ये देखो, ये रहा संथाल। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से, यानी आद ऑस्ट्रेलाइड से वह प्रजाति तो भारत में अंत में आकर बसी, तो अभी नार्डिक। कौन सा एक समय भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो सबसे ज़्यादा विशालतम समूह किसका है? द्राविड़ क्षेत्र का है। कुल भारतीय जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में तो हमने लगभग देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं अपने 31, वो हो गए 79, 80 के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये 83, ये आंकड़ा 833 वाला लगभग कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य, महिला जनसंख्या सबसे अधिक महिला जनसंख्या, तो वो भी कहाँ की होगी महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा? इसने ऑप्शन अलग दे रखे हैं। वैसे महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, सारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ केरल कर देना। महिला शिक्षा होगी यहाँ पे, महिला जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला जनसंख्या वाला, सबसे कम और ज़्यादा ये जनसंख्या शिक्षा साक्षर शिक्षा के अंदर आएगी। और सबसे कम महिला आपको पता है लिंगानुपात में है तो हरियाणा है। 2011 में हुई जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? हिंदू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, तो बहुत मुसलमान है, हिंदू भी ज़्यादा हिंदू उत्तर प्रदेश में। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि तो चीन हो जाएगा या मध्य चीन हो जाएगा। देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल के अंदर है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या 68.84 के आसपास। पढ़ा था ना ये चीज? या ऑप्शन लेगा तो 80 लेगा सीधा, जब 31% के आसपास कौन सी है? तो ग्रामीण जनसंख्या हो गया 68.84। बाकी ये छोटे छोटे प्रश्न आप सारे कर लेना। ये पार्ट हो गया पूरा। कल पढ़ेंगे हम संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण और पोषणीय विकास।